अब आज पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 9 से आपको कहीं हद तक अभी अंदाजा लग चुका होगा कि कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है आपको और किस तरीके से आप उनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर 10 के कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि चैप्टर नंबर 10 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, हमने सैंपल पेपर भी देखा तो सैंपल पेपर में भी ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स के हैं, बट ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो चैप्टर नंबर 9 से ही पूछे गए थे। ठीक है, इस चैप्टर से उसमें भी एक ही क्वेश्चन था। तो देखिए जरा आप, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार, मतलब मैंने 6-7 साल के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो उसमें बहुत बार ये डिफरेंस पूछा गया, कभी कोई सा बेस दिया कभी कोई सा बेस दिया, तो मैंने वो सारे ही बेसिस यहाँ पर लिख दिए हैं कंबाइन करके। हाँ वही दे रहे हैं, तो मैंने सारे ही बेसिस कंबाइन करके लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, पार्टिसिपेंट्स, इन्वेस्टमेंट आउटले, ड्यूरेशन, रिस्क, इंस्ट्रूमेंट, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। तो जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उस टॉपिक का मीनिंग जरूर पढ़ना है। क्यों? अगर ये क्वेश्चन सिंपल ऐसे आ जाए कि डिफाइन कैपिटल मार्केट एंड एक्सप्लेन इट्स 3 फीचर्स, तो अगर आपने यहाँ पे मीनिंग पढ़ा होगा तो आप उस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। रही बात फीचर्स की, तो यही जो पॉइंट होंगे इन्हें फीचर्स बना देना। ठीक है, तो डिफरेंस को भी ऐसे पढ़ना है कि वो किसी भी तरीके से उस टॉपिक को पूछ लिया जाए आप उसे आंसर कर सको। अब कैपिटल मार्केट होती क्या है? कैपिटल मार्केट हमारी फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट है जहां पर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फंड रेज कर सकते हो, यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए। वहीं पे मनी मार्केट हमारी फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट है जहां पर आपको 1 साल तक के लिए पैसा मिलता है, यानी कि शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आप यहाँ पे इस मार्केट के अंदर जा सकते हो। मीनिंग क्लियर? पार्टिसिपेंट्स यहाँ कौन कौन जाते हैं? दोनों में ऑलमोस्ट सेम पार्टिसिपेंट्स, लाइक कमर्शियल बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। एक अलग लिख देना बस कि यहाँ कैपिटल मार्केट में आरबीआई है, मनी मार्केट में आरबीआई नहीं है। ठीक है, एक हम डिफरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले, यानी कि कहाँ कितना पैसा लगता है। अब यहाँ बच्चा गड़बड़ कर जाता है किस चीज में, कि सबको लगता है कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है तो यहाँ पैसा ज्यादा लगता होगा, लेकिन नहीं। जब हम इन्वेस्टमेंट आउटले की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मनी मार्केट का हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल, वो 25,000 का मिलता है पहला, उसके बाद वो 25,000 के मल्टीपल्स में मिलता है, यानी कि 50,000, 75,000, 1,00,000। बट वहीं पे अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो जरूरी थोड़ी है कि आपको बहुत सारे शेयर्स खरीदने हैं, आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। पर यूनिट की अगर मैं बात करूं, 10 रुपए का भी शेयर है, 100 रुपए का भी है, 1000 रुपए का भी है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आउटले पर यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट में कम होता है और मनी मार्केट में ज्यादा होता है। उसके बाद ड्यूरेशन, अभी हमने मीनिंग में ही पढ़ लिया कि कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर के लिए है, लॉन्ग टर्म, और मनी मार्केट वहीं पे शॉर्ट टर्म के लिए है, लेस देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर कह सकते हो आप। उसके बाद रिस्क, रिस्क की मार्केट कौन सी है? टर्म्स में अगर मैं कहूं तो रिस्क की कैपिटल मार्केट है। क्यों? जहां कम समय के लिए पैसा लगा है ना, वो कम रिस्की है, लेकिन जहां लंबा ड्यूरेशन आ जाता है वहां पे रिस्क हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है? कैपिटल मार्केट में शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं। वहीं पर मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले इनकी डिटेल भी आपके कोर्स में थी, अब यहां से ओमिटेड हो चुकी है। ठीक है, इसलिए आपने इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ा होगा। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कि कौन सी मार्केट ज्यादा लिक्विड एसेट्स प्रोवाइड कर रही है? ऑब्वियसली मनी मार्केट, क्योंकि वहां लेस देन 1 ईयर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होती है एज कंपेयर टू मनी मार्केट। रिटर्न ज्यादा कहां है? रिस्क से कंपेयर करो, रिस्क कहां ज्यादा था? कैपिटल मार्केट। तो जहां रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न भी वही ज्यादा है। हाँ, तो जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न भी ज्यादा होगा, तो रिटर्न ज्यादा कैपिटल मार्केट में मिलता है और मनी मार्केट में उससे कंपैरिजन में कम रिटर्न मिलता है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन कोई केस स्टडी नहीं है, अगर आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख भी रहा है बट ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? यहीं से पढ़ लो पहले पॉइंट से, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी। अगर क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से है तो भाई एक ही रेगुलेटरी बॉडी है वहां पर, तो आंसर आपको यहीं से मिल सकता है, बट स्टिल फिर भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
Due to the various malpractices and multiplied investors' grievances to the government of India, decided to set up a separate regulatory body to protect the interest of the investors and to regulate the securities market. वही कि सिक्योरिटीज मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी बॉडी यानी कि उनके ऊपर एक डंडा रखने के लिए, एक नजर रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी एस्टैब्लिश करी और उसी का आपको यहाँ पे नाम आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन तो हमें पता है कि ये कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ में उन्होंने बता दिया कि इसकी के 3 ऑब्जेक्टिव्स बता दो। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या क्या बता सकते हैं कि ये इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ट्रांसपेरेंसी इन्होंने लेकर आए हैं ये लोग। अगर कोई माल प्रैक्टिसेस या इस तरीके की कोई मैनिपुलेशंस होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, पेनल्टीज लगाते हैं। और इसके अपने खुद के कुछ फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल फंक्शन, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव्स आप लोग इसके लिख सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस बताने हैं, कौन कौन से हैं। द मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी कि आपके पास जो सिक्योरिटीज है जिनमें आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। पता है ना, कैपिटल मार्केट 2 तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट कहते हैं क्योंकि वहां पे न्यू सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट हमारी कह सकते हो ना, सेकेंड हैंड स्टॉक होता है, वहां पे आप शेयर्स वगैरह में डील करते हो, उन शेयर्स में जो ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। तो आपके उन ऑलरेडी ट्रेडेड स्टॉक्स को अगर आपको बेचना है मार्केट के अंदर, उनको कैश में कन्वर्ट करना है, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको वो एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। भाई हमारे पास यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इंट्रैक्शन जो होता है वही प्राइस डिसाइड करता है। तो कांस्टेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज होती है जिससे आपको प्राइसिंग पता चलती रहती है। कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है हमारे पूरी ओवरऑल जीडीपी के अंदर या कैपिटल फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस होती है जिससे पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके अलावा स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, जिसका मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को समझाना, एक उनका बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर आप एंटर करने जा रहे हो किसी शेयर मार्केट के अंदर, आपको पता चला कि एक कोई फलाना कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बढ़ने जा रहे हैं, तो कस्टमर का बिहेवियर, इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या हो जाएगा कि भाई इसी के शेयर्स खरीदने, इसी के शेयर्स खरीदने हैं। या मार्केट में एक न्यूज आई कि भाई शेयर सस्ते होने वाले इस वाली कंपनी के, तो वो क्या करेंगे, अभी से बेचना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से लोगों के अंदर वो ऑनरशिप किस तरीके से उनको रखनी है, वो एक उनका बिहेवियर पैटर्न डेवलप करना, वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही आता है। ठीक है, हो गए 4 पॉइंट। उसके अलावा भी 2 पॉइंट्स है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले, डिफाइन डीमैटेरियलाइजेशन। अब ये होता क्या है कि पहले के टाइम पे फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिला करते थे जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। अब जब से ऑनलाइन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन बुक एंट्री स्टार्ट हुई, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो गई, हमारी स्टॉक मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो यहां पर शेयर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बुक एंट्री में कन्वर्ट किया गया। तो इस प्रोसेस को, कि जब हम फिजिकल सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन बुक एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेबी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने पूछा है। लास्ट ईयर भी प्रोटेक्टिव फंक्शन पूछे गए थे। तो आप जब भी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, देखो इन केस ऑफ अगर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर ये केस स्टडी में आता है, तो कहीं ना वो लिख देते हैं कि आपको सिर्फ रेगुलेटरी फंक्शन लिखने हैं या प्रोटेक्टिव लिखना है या डेवलपमेंटल लिखना है। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि कोई सा भी किसी में भी लिख देते हैं, जो उन्हें याद होता है वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। जो उन्होंने पूछा है, अगर वो रेगुलेटरी पूछ रहे हैं तो भाई रेगुलेटरी एक्सप्लेन करो, प्रोटेक्टिव है तो प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट वाला है तो डेवलपमेंट। ठीक है, अब रेगुलेटरी फंक्शन है बेसिकली वो क्या करते हैं, मैं 3-4 फंक्शंस आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक होता है कि जितने भी मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो भी जिन्हें बोलते हैं प्लेयर और सब प्लेयर्स इन द मार्केट, चाहे वो ब्रोकर है, इन्वेस्टर्स है, इशूअर है, इन सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप मार्केट में कौन सी स्कीमें बेच रहे हो, म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेच रहे हो या पोर्टफोलियो स्कीम, जो भी आपकी स्कीम्स आप लोग मार्केट में डील कर रहे हो जिस भी चीज के साथ, उस चीज का आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। ये रेगुलेट करते हैं कि बहुत ज्यादा जो बिडिंग होती है वो बहुत ज्यादा वो बिडिंग
हाई और लो ना जाए, यानी कि टेक ओवर बिड्स के ऊपर रेगुलेशन रहता है। कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं ये लोग किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, कि कहेंगे कि दिखाओ अपनी इंफॉर्मेशन सारी दिखाओ, क्या बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, सारी इंस्पेक्शन ये कभी भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में वो पावर है। उसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की फी वगैरह चार्ज की जा सकती है सेबी के थ्रू। अगर उन्हें लगता है कि इस तरीके का कोई लगाना चाहिए इनके ऊपर चार्जेस, तो वो चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, 4 बता दिए, बाकी आप एक में आप देख लेना। प्रोटेक्टिव फंक्शन में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स, इशुअर्स या इंटरमीडियरी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। तो इसमें वो लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये लोग रोक लगाते हैं हर तरीके की ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस पे और इनसाइडर ट्रेडिंग पे। दूसरा, अगर कोई भी ऐसे किसी भी तरीके के काम को करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? पेनल्टीज। कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किए जाते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट फंक्शन। अब डेवलपमेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट को डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हो। तो इसके अंदर जैसे कि इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। कैपिटल मार्केट को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यहां पर स्टेप्स लिए जाते हैं। तो बेसिकली जब आप डेवलपमेंट फंक्शन की बात कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट, वहां पे काम करने वाले लोगों के डेवलपमेंट के बारे में ही सोचोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो हमारे थे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ केस स्टडी कर लेते हैं। तो केस स्टडी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन फिलहाल मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यू रखा है जो एक बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन था, द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इज। आपको स्टॉक एक्सचेंज का वो फंक्शन बताना है जहां पर वो आपको एक मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर अपने स्टॉक्स को यानी कि शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एक मार्केट मिल रही है जहां पर आप सामान को खरीद बेच सकते हो, तो साफ साफ लिखा तो है सी पॉइंट में। सी पॉइंट बता रहा है आपको प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। हितेश लिमिटेड इज वेल नोन कंपनी इन द सीमेंट इंडस्ट्री since 1999. The company has an authorized capital of 100 crores and is listed with a reputed stock exchange. The value of its shares is increasing day by day due to increase in the demand for cement. Now the company wants to enter into the car manufacturing business. For this, it requires 200 crores. The finance manager of the company decided to raise the capital by public issue. Name the market in which existing securities are being traded. वो कौन सी मार्केट है जहां पर आप पुराने चीजों में डील करते हो? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में होता है ये काम, तो आपको ये बताना है कि सेकेंडरी मार्केट। अगला क्वेश्चन है, नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। बट अगर आप एक नया बिजनेस खोलने जा रहे हो, अब आप नए हो, इसका मतलब मार्केट में आप नए शेयर्स इशू करोगे, तो कौन सी मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। अब उन्हीं दो मार्केट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो डिफरेंसेस प्राइमरी मार्केट का जैसे देख लो एक बार। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ सेल ऑफ सिक्योरिटीज होती है, वहीं पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है। इशूड बाय प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बेचती है सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ ओनरशिप एक्सचेंज होती है। कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली होता है क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, वहीं पे सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली होता है ये काम। यहाँ पे सिर्फ इनकैशेबिलिटी ऑफ द शेयर्स उसको इंक्रीज किया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइमरी मार्केट में मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी खुद डिसाइड करेगी, सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट, Stock exchange act as a regulator of the securities market. It creates a continuous market where the securities are bought and sold. It gives the investor the chance to disinvest and reinvest. Through this process of disinvestment and reinvestment, saving get channelized into the most productive investment avenues. To ensure that the investing public get the safe and fair deal in the market, the membership of the stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework. It also ensures a wider share of ownership by regulating the new issues, better trading practices, and taking the effective steps in educating the public about the investments. Various functions performed by the stock exchange are discussed in the above para. By quoting the lines from the para, state any 4 functions. आपको ऊपर से लाइन कोट करनी है फिर बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली लाइन से ही फंक्शन
हाँ, सबसे पहली लाइन से पता चलना शुरू हुआ जहां पर ये लिखा हुआ है इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मार्केट। अभी हमने एमसीक्यू ही किया है इस लाइन से। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। दूसरा, ये जो उन्होंने लाइन लिखी फिर कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ये है पॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट, ये है आपका सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने जो बोला इट ऑल्सो इंश्योर्स अ वाइडर शेयर ऑफ ऑनरशिप, तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो 4 हमने फंक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट, मिस्टर संजय नेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ तरन बैंक। The bank was earning good profit. Shareholders were happy as the bank was paying regular dividends. The market price of the shares were also steadily rising. The bank was about to announce taking over the Vena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew that the share price of the Taran Bank would rise on his announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy the shares of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to invest 5 crores in the shares of his bank, promising him the capital gains. As expected, the share price went up by 40% and the market price of Sudhir's shares were now 7 crores. He earned a profit of 2 crores. He gave 1 crore to Mr. Sanjay and kept 1 crore with himself. On regular inspection and by conducting the inquiries, the broker involved, Securities Exchange Board of India, was able to detect the irregularity. The SEBI imposed a heavy penalty on Mr. Sanjay. So by quitting the lines, identify and state any 2 functions that were performed by SEBI. तो जो ये इंस्पेक्शन वाली बात हुई, मैंने अभी आपको रेगुलेटरी में समझाया ही था, तो ये तो रेगुलेटरी फंक्शन है। उसके बाद ये जो पेनल्टी लगाई गई, ये प्रोटेक्शन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शन दोनों है। तो बस कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। वेटेज समझ आई होगी, क्वेश्चन के टाइप समझ आए, कैसे लिखना है मैंने आंसर सामने आपको दिखा रखे हैं ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंटेशन कैसी करनी है। ठीक है।